हाँ जी भाइयों बहनों, जय हिंद। आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। टुडे इज द 29th ऑफ जून एंड दोस्तों आज एडिटोरियल डिस्कशन में हम 3 रेलेवेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। दोस्तों 2 आर्टिकल्स रहेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से ओरिएंटेड, G7 समिट की यहाँ पे बात करी जाएगी जो भी हाल ही में जर्मनी में हुआ था। तो एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में से रहेगा इससे संबंधित और एक आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में से। और दोस्तों एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे 5G के बारे, प्रिपेयरिंग फॉर 5G के बारे। ये आर्टिकल भी इंडियन एक्सप्रेस में आया है और जो क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा दैट विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ बाकी दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। सो दोस्तों यदि आप उस ग्रुप को एक्सेस करना चाहते हैं, उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जो क्वेश्चंस हम देते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो तो आप सब उसमें जो अपने आंसर्स लिखते हैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं। पर्सनल फीडबैक हर एक आंसर पे हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, लेकिन जो बेस्ट आंसर होगा वो हम जरूर शाम को शेयर करेंगे। वो टेलीग्राम ग्रुप पे हम पिन भी करा करेंगे जो बेस्ट आंसर होगा। सो दोस्तों अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा लिंक है। आपको इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल का भी एक्सेस मिलेगा और साथ में इस लेक्चर का जो PDF है वो भी आपके साथ शाम को 8 बजे शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। सो दोस्तों लेकिन यदि आप इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, यदि आपको लगता है इस लिंक को आप क्लिक कर रहे हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लिंक एक्सपायर हो चुका है, व्हाटएवर दैट माइट बी, आप इस नंबर पे टेलीग्राम की आपसे आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और हमारी तरफ से कोई ना कोई आपको जरूर ऐड करेगा। चलिए बाकी दोस्तों जो कल का क्वेश्चन था इंडिया यूएई का, उसका जो बेस्ट आंसर है वो नंदिनी ने लिखा है। तो वेल डन नंदिनी, मनमीत मैम ने आपका आंसर रिव्यू किया था। ऑल्दो आई फील इसमें कुछ और भी डायमेंशंस हैं जो ऐड करी जा सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल हम अगर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ की बात करें या हम पैंडमिक की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, ये डायमेंशंस भी ऐड किए जा सकते हैं। बट नेवरदलेस एज फार एज जियोपॉलिटिकली द थिंग्स आर कंसर्न, यहाँ पे इन्होंने जो बातें मेंशन करी है कि जो बायलैटरल कंटेक्स्ट है इंडिया यूएई का, हाउ दिस relation between India and the United Arab Emirates, how this can transverse relations with the North African countries and the South European countries as well. So well done Nandini, keep it up. बाकी दोस्तों आज की एडिटोरियल डिस्कशन शुरू करने से पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि स्लीपी क्लासेस वैसे तो दोस्तों हम 5 साल से ऑनलाइन ही चल रहे हैं, लेकिन अब हम ऑफलाइन भी शुरू कर रहे हैं। सो ये खुशखबरी की बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ऑफिस है वो मोहाली में है, पंजाब में। सो दोस्तों अगर आप चंडीगढ़ में, मोहाली में, ट्राई सिटी में, पंजाब में कहीं रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं आप इंडिया में, अगर आपके लिए फीजिबल है तो यह मोर देन वेलकम। प्लीज़ आइए हमारे साथ जुड़िए, हम ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं, राइट। सो बाकी दोस्तों अगर आपने इसके बारे और इन्फॉर्मेशन लेनी तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल करके इसके बारे और असिस्टेंस ले सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू वेलकम यू ऑल टू दिस इनिशिएटिव। चलो आज की एडिटोरियल डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल नॉट येस्टरडेज क्लब, रिटन बाय सुशील कुमार मोदी। नाउ दोस्तों पहले तो हम G7 की यहाँ पे बात समझ लें। तो G7 देखिए दोस्तों, ओरिजिनली ये G8, सो वैसे तो G7 सेटअप करा गया था 1975 में। G8 ये कब बनता है? 1998 में, जब रशिया इसका मेंबर बनता है G7 का। लेकिन दोस्तों 2014 में क्या होता है? 2014 में क्रिमिया को अनेक्स कर लिया जाता है रशिया के द्वारा और रशिया की जो मेंबरशिप है G8 से उसको रशिया को निकाल दिया जाता है, फिर से वो G7 बन जाता है। ठीक है जी। तो अब हम G7 की बात करें, कौन से देश हैं? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। अब यूएसए, यूके और फ्रांस आपको पता है ये अमंग्स द P5 मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी, ये 3 मेंबर्स जो हैं ये यूएनएससी के भी मेंबर्स हैं, राइट। इकोनॉमिकली बात करें, जीडीपी वाइज बात करें, बहुत प्रॉस्परस नेशंस हैं ये जो 7 देश हैं, दे आर अमंग द टॉप 10 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो काफ़ी अच्छा ये प्रॉस्परस ब्लॉक माना जाता है। सो बाकी दोस्तों ये G7 के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। G7 के बारे में बेसिक बातें जो है, अब बात करेंगे G7 के कॉन्टेक्स्ट की, जो अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुआ है, जो भी समिट हुआ है जर्मनी में। तो 3 जो मेन इश्यूज हैं यहाँ पे डिस्कस करे गए थे। तो G7 अमिट्स ट्रिपल क्राइसिस, एक तो जो अब 4 महीने से रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, दूसरा पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी। हम देख रहे हैं कि हर किसी देश में, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो इंडिया है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम देख भी रहे हैं कि उसको काउंटर करने के लिए अनेकों देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो टूल्स है उसको इस्तेमाल करके इंटरेस्ट रेट जो है, जो रेपो रेट है, उसको बढ़ा रहे हैं, हाइक कर रहे हैं। अमेरिका हो, यूके हो, जर्मनी हो, इंडिया हो, ठीक है। तो बहुत एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो पहले फॉलो कर रहे थे ये देश, अब थोड़ा एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं कि कैसे हम डिमांड को कंटेन कर सकें। और जो तीसरा मुद्दा है ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ये 3 मुद्दे यहाँ पे डिस्कस करे गए थे, तो इसको ट्रिपल क्राइसिस कहा जाता है। नाउ अब सबसे जो मेन मुद्दा रहा था जिस पे बात करी गई थी वो था रशिया यूक्रेन का जो मुद्दा है, स्टैंड फॉर यूक्रेन। तो यहाँ पे सभी देशों ने एक स्टेटमेंट इशू करा saying that we support Ukraine diplomatically, militarily, financially, humanitarian aid,
कुछ भी किसी किस्म की सहायता की जरूरत यूक्रेन को हो तो हम हैं यहाँ पे। G7 देशों ने ये बात बोली, अनकंडीशनल कमिटमेंट की यहाँ पे बात करी और रशिया को भी वार्निंग दी, रशिया को भी चेतावनी दी। तो उसको लेके काफी मेम्स भी आ रहे थे अभी पीछे, तो मेम मैं यहाँ पे डालना भूल गया। तो अभी रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन कहीं छुट्टी मनाने गए होंगे, तो उन्होंने शर्ट नहीं पहना हुआ था, तो उसको लेके काफी मेम्स भी आ रहे थे। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, यूके के जो प्रधानमंत्री है, तो वो रशिया के जो प्रेसिडेंट का थोड़ा मजाक भी उड़ा रहे थे। बट चलो बहरहाल, तो G7 समिट में थोड़ी मेमबाजी भी वहां पे चली थी, लेकिन रशिया को वार्निंग भी दी गई कि भैया अगर आपने किसी किस्म का केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करा तो फिर उसका जो अंजाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, यू विल बी और सैंक्शंस आपके ऊपर लगा दिए जाएंगे, सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, और यहां पे दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मिलिट्री असिस्टेंस की जहां पे बात हो रही है, तो यहां पे G7 के देशों ने इस बात का भी कमिटमेंट करा है कि हम सप्लाई करेंगे नॉर्वेन या नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसको नासम्स भी कहते हैं। तो थोड़ा सा वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे समझ लेते हैं। अब ये वैसे एडिटोरियल में मेंशन नहीं था, लेकिन क्योंकि इसका जिक्र किया गया है तो थोड़ा सा वैल्यू एडिशन, ठीक है, कुछ बात एक्स्ट्रा ही हमारे समझ आ जाएगी। अब नसाम्स की बात करें, यानी कि अगर हम बात करें नॉर्वेन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की, इसको नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है, राइट। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेटवर्क मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। नॉर्वेन कंपनी, कोंग्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस, they teamed up with Raytheon and launched the NASAMS program. और दोस्तों, these can be deployed to identify, engage and destroy the aircraft or helicopters or the cruise missiles and the unmanned aerial vehicles. तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नसाम्स के बारे। फिर बात करी गई थी चाइना को लेके। तो G7 की जो स्टेटमेंट थी, जो G7 में जो फाइनल जो स्टेटमेंट थी, जो मेंशन करा गया था रशिया को लेके, तो चलो काफ़ी बातें वहाँ पे करी गई थी, काफ़ी टफ स्टैंड अगेंस्ट रशिया भी लिया गया था। बट nevertheless there was a lot of tough language spoken against China as well, right? तो चाइना का जो मस्कुलर जो अग्रेशन है, चाहे वो हम साउथ चाइना सी में देखें, चाहे वो ईस्ट चाइना सी में देखें, ठीक है, तो चाइना की इस तरह के अग्रेशन को, इस तरह की मस्कुलर डिप्लोमेसी को काफ़ी क्रिटिसाइज करा गया था, राइट। और इसके चलते जैसे कि अभी आज एक शॉर्ट्स भी मैंने शेयर किया था, अगर हम बात करें 24 जून को अमेरिका और उसके अलाइज ने लॉन्च किया था द पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव एज वेल टू कंटेन चाइना। चलो अब इंडो पैसिफिक में तो चाइना को कंटेन करने के लिए क्वाड की बात हो रही है, ऑकस की बात हो रही है, लेकिन साउथ पैसिफिक में अभी हाल ही में न्यूज़ में भी आया था ना कि चाइना ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ एक सीक्रेट डील साइन करी थी, सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया था, सीक्रेट सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया था सोलोमन आइलैंड्स के साथ। और उसके अलावा अगर हम बात करें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की, तो वो और भी बहुत सारे जो साउथ पैसिफिक स्टेट्स हैं इन द पैसिफिक आइलैंड फोरम, तो चाहे फीजी हो, चाहे वो कैरिबिटी हो, वहाँ पे वो ट्रैवल कर रहे हैं, उनके साथ भी वो सिक्योरिटी पैक्ट साइन करना चाह रहे हैं। तो अब इसके चलते यूएस और उसके अलाइज, प्राइमरीली अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, यूके की, वो थोड़े चिंतित हैं कि साउथ पैसिफिक रीजन में चाइना अपनी इतनी ज़्यादा प्रेजेंस क्यों दिखा रहा है। तो उसको कंटेन करने के लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव जो लॉन्च करा गया है, दैट एम्स एट इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन विद द साउथ पैसिफिक रीजन, विद द साउथ पैसिफिक स्टेट्स। बहरहाल अभी यहाँ पे ये भी बात करी गई है, G7 हैज कॉल्ड अपॉन चाइना टू प्रेस रशिया कि भाई अब 4 महीने हो गए वहाँ पे लड़ाई चल रही है कि आप अपने जो ट्रूप्स हैं यूक्रेन से विड्रॉ कर लीजिए। और साथ के साथ चाइना को भी इस बात को लेके एक चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि चाइना भी यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करे, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो ईगर मुस्लिम कैंप्स हैं इन द जिनजियांग रीजन, या जो अट्रॉसिटीज़ चाइना की जो आर्मी है, चाइना की जो सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार है जो तिब्बत में कर रही है, तो इन इश्यूज़ को भी वहाँ पे एड्रेस किया गया था। तो टफ वर्ड्स स्पोकन अगेंस्ट चाइना इन दिस समिट एज वेल। नाउ फॉर इंडिया, देखिए अब फॉर इंडिया द G7 समिट्स दे हैव ऑलवेज बीन एन इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी। देखिए अब ये 7 देश हैं, ये 7 जो देश है टॉप 10 एक प्रॉस्परस इकोनॉमीज में से वो ये 7 देश आते हैं, है ना। और यहाँ पे मौका मिला इंडिया को कि कैसे वो अपने व्यूज़ एक्सचेंज कर सकता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने एंगेज किया। प्रधानमंत्री जी से पहले 2019 में भी G7 समिट में गए थे, 3 बार वो G7 समिट में जा चुके हैं, तीसरी बार वो G7 समिट में एज अ गेस्ट गए हैं, राइट। तो अभी मई में जब प्रधानमंत्री जी का दौरा था यूरोप में, तो वहाँ पे तब जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्स, उन्होंने इनवाइट किया था प्रधानमंत्री मोदी जी को कि आप यहाँ पे G7 मीटिंग में आइए, राइट। पिछले साल G7 मीटिंग कहाँ हुई थी? पिछले साल G7 मीटिंग कॉर्नवॉल यूके में हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने एंगेज किया विद द लीडर्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के पास अभी जो प्रेसिडेंसी है G20 की, अब अगली जो प्रेसिडेंसी है जो 2023 में जो G20 समिट होगा वो इंडिया में होगा, है ना। तो दोस्तों अब इवन दो यहाँ पे बात करी गई है कि इवन दो द G7 नोज कि उसका जो क्लाउड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जो आज से 20-25 साल पहले था, लेकिन उसके बावजूद भी G7 जो कंट्रीज हैं दे आर स्टिल इनवाइटिंग लीडर्स फ्रॉम इंडिया, लीडर्स फ्रॉम अर्जेंटीना, लीडर्स फ्रॉम इंडोनेशिया एज ऑब्जर्वर्स, राइट। सो दैट एक्सप्लेन्स कि G7 जो समिट है, जो G7 जो ब्लॉक है, वो अपनी रेलेवेंस बना के रखना चाहता है ग्लोबल अफेयर्स में। सो दोस्तों यहाँ पे की टेकअवेज की बात करें, देखिए
फॉर इंडिया द G7's इंपॉर्टेंट लाइज इन द अनडिनाइबल ट्रूथ दैट कोई भी ग्लोबल प्रॉब्लम जो है उसको अगर सीरियसली टैकल करना है तो उसके लिए इंडिया की कोऑपरेशन भी बहुत जरूरी है। अब ये बहुत अच्छी बात है ना। अभी आज दोपहर को 12 बजे मीन्स अ डे में क्वेश्चन मैंने शेयर किया था जहां पे स्विंग स्टेट की बात करी गई थी। तो बहुत सारे देश आज के टाइम पे चाहते हैं इंडिया की सपोर्ट सीख करना, इंडिया को अपनी तरफ करना, ठीक है। तो इंडिया जिस पर्टिकुलर ब्लॉक के टुवर्ड्स है, जिस पर्टिकुलर कंट्री के टुवर्ड्स है, तो उसका पलड़ा थोड़ा भारी रहता है। तो इस करके बहुत जरूरी है कि इंडिया की सपोर्ट को भी इंक्लूड करना। काफ़ी ऐसी पेचीदा प्रॉब्लम्स आती हैं आज के टाइम पे, पैंडेमिक है, क्लाइमेट चेंज है, राइट। इसको लेके कैसे इंडिया के साथ भी कोऑपरेशन दिखा के सोल्यूशन निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, एक जमाना था जब कहा जाता था कि इंडिया रूल टेकर है ना, कि इंडिया रूल्स फॉलो करता है वेस्टर्न वर्ल्ड के, लेकिन अब इंडिया उस दिशा में मूव कर रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी देखिए बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिज्म देखने को मिल रहा है ना। बहुत ज़्यादा बोल्ड फॉरेन पॉलिसी हम देख रहे हैं, स्पेशली अंडर आवर ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। लेकिन अब इंडिया उस दिशा में मूव कर रहा है जहाँ पे हम रूल शेपर बनना चाहते हैं, है ना। अब यहाँ पे इंडिया ने 2 स्टेटमेंट्स को साइन करा है जो G7 में इशू करी गई थी। एक तो है रिजिलियंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट और दूसरा है जॉइनिंग फोर्सेस टू एक्सेलरेट क्लीन एंड जस्ट ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, राइट। सो दोस्तों, यहाँ पे डेमोक्रेसीज की जहाँ पे बात आती है, देखिए अब वैसे भी लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज कंटेनिंग चाइना की बात हम बहुत बार सुनते रहते हैं जब हम क्वाड की बात करते हैं इंडो पैसिफिक पर्सपेक्टिव से। तो अब इंडिया की बात करें, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अब हर किसी डेमोक्रेसी में कोई ना कोई कमी पेशी रहती है, तो इंडिया की डेमोक्रेसी में भी कुछ ना कुछ कमी पेशी है। बट नेवरदलेस कैसे लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज जो हैं वो ग्लोबल ऑर्डर को अपहोल्ड कर सकते हैं, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को अपहोल्ड कर सकते हैं, राइट। जो अगर हम बात करें ऑथोरिटेरियन रिजीम्स को कैसे वो कंटेन कर सकते हैं, कैसे उनको चेक कर सकते हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, व्हाटएवर इट माइट बी, राइट। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के चलते बात करी गई है that these democracies have also recommitted to fight climate change, improving the food security, pursuing concerted efforts to overcome the pandemic, fighting corruption and protecting the freedom of expression, right। चलिए, और दोस्तों अगर हम बात करें क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की, तो देखिए दोस्तों, हमने भी अपने टारगेट्स अनाउंस करे हैं टुवर्ड्स 2030। हमने बहुत एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स अनाउंस करें हैं। गीगावाट्स की बात चल रही है, किसी ज़माने में मेगावाट्स की बात चलती थी। हमने 2070 के टुवर्ड्स हमने नेट जीरो के भी डिक्लेरेशन करी है, ठीक है। लेकिन अब इसके चलते यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हमको फंडिंग भी मिले। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे कि देखिए, हम जिम्मेवार नहीं है जो प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज की, हम होली इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चाहे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में जैसी मर्जी रिपोर्ट आती रही, जितना मर्जी रैंक हमको आप देते रहो, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, जो कि ऑलरेडी डेवलपमेंट अचीव कर चुकी हैं, तो क्लाइमेट को डिग्रेड करना, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करना, तो उनकी ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम वो सब कुछ कर रहे हैं ताकि हम समस्या का नहीं लेकिन हल का एक पार्ट बन सकें, यानी कि वी कैन बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने बहुत रिक्वेस्ट भी किया है वेस्टर्न कंट्रीज को कि आप आइए इंडिया में इन्वेस्ट करिए, हमारी रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में उससे बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन भी होगा, बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे ये बात भी रिटरेट करी है कि 10-12 सालों से कोपेनहेगन समिट जो 2009 में हुआ था, तब से वेस्टर्न कंट्रीज ने दावा किया था, बात करी थी कि जी हम गरीब देशों को, डेवलपिंग देशों को $100 बिलियन कमिट करते हैं कि प्रति साल हम देंगे $100 बिलियन कि ताकि कैसे वो भी अपना ग्रीन एनर्जी के टुवर्ड्स, क्लाइमेट फाइनेंसिंग टारगेट्स के टुवर्ड्स मूव कर सकते हैं। लेकिन वो पैसा अभी तक नहीं आ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने ये बात भी उस फोरम पे रिटरेट करी है। तो कंक्लूजन, तो G7 इज ट्राइंग हार्ड नॉट टू बी यस्टरडेज क्लाउड। तो अभी हमने बात डिस्कस करी कि G7 का क्लाउड अब उतना नहीं रहा जो आज से 20-25 साल पहले था। बट उसके बावजूद, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा कि 7 ऑफ इट्स मेंबर्स इन द टॉप 10 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, 3 ऑफ देम, राइट, तो यूके, यूएसए, फ्रांस आर अमंग द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UNSC। और इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है इन दिस मीटिंग एज एन ऑब्जर्वर, दैट सर्व्स टू एडवांस इंडियाज फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। चलिए, सो दोस्तों अगेन अब जो अगला आर्टिकल है वो भी बात करेगा G7 का, लेकिन बात यहाँ पे करेंगे ब्रिक्स की भी। अब देखिए, ब्रिक्स की समिट भी अभी रिसेंटली हुई थी। ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो चाइना के पास ही, तो वर्चुअल मीटिंग ब्रिक्स की हुई थी। अब अगेन यहाँ पे बात समझी वो स्विंग स्टेट वाली, जो आज दोपहर को 12 बजे भी जो मेन्स डे में जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया था। अब हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट है, हमको कोई रोक नहीं रहा। तो एक तरफ हम ब्रिक्स की मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे डिफरेंसेस चाइना के साथ हैं, और दूसरी तरफ हम एक ऐसे फोरम में भी जा सकते हैं, G7 के फोरम में, जहां पे 2 ब्रिक्स मेंबर्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, प्राइमरली रशिया एंड चाइना। अब बहुत सारी ऐसी बातें भी आती, देखिए आज से मैंने पहले भी ब्रिक्स को लेकर एक आर्टिकल कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, हर्ष पंत जी का आर्टिकल आया था, रेलेवेंस ऑफ ब्रिक्स की बात करी जा रही थी।
एक ज़माना था आज से 10 साल पहले, उस टाइम पे हम भी जब तैयारी करते होते थे तो ब्रिक्स के बारे में बहुत सारा न्यूज़पेपर्स में कवरेज रहती थी, ब्रिक्स को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते थे, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। आज के टाइम पे ब्रिक्स की इतनी रेलेवेंस नहीं लगती है, प्राइमरली बिकॉज इंडिया चाइना के अपने डिफरेंसेस हैं। और अगर हम बात करें चाइना की भी, तो चाइना ने जैसे दावा किया था कि चाहे वो NDB है, चाहे वो AIIB है, कि इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इस तरह के जो बैंक्स हैं, वो वॉशिंगटन कंसेंसस को चैलेंज करेंगे। हमारा भी एक बहुत सपना था, एक आर्डेंट ड्रीम था कि कैसे हम ये साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ा के वॉशिंगटन कंसेंसस को चैलेंज कर सकते हैं, अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर को, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो IMF है, उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अब पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं इंडिया चाइना के बीच में तनाव है, रशिया यूक्रेन के बीच में तनाव है, तो ब्रिक्स कहीं ना कहीं थोड़ा भी ढीला लग रहा है। लेकिन डजंट मीन कि ब्रिक्स आने वाले टाइम में भी इरेलेवेंट होगा, यू नेवर नो, मे बी आने वाले 5-6 साल में ब्रिक्स की रेलेवेंस और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो। तो अगर हम बात करें कन्वर्सेशन ऑन ग्लोबल चैलेंजेस की, तो एक बात तो यहां पे समझ आती है कि कोई भी कन्वर्सेशन ऑन ग्लोबल चैलेंजेस अधूरी है जब तक उन चैलेंजेस से जूझने के लिए इंडिया को अगर साथ में नहीं बिठाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, अभी हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि इंडिया इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन ऑन ग्लोबल चैलेंजेस। तो चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, चाहे वो डीलिंग विद द जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, चाहे वो कोविड पैंडेमिक है, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी है, तो ये सारी बातें वहाँ पे आ जाती हैं। फिर बात करेंगे मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी की। अब हमारा नेशनल इंटरेस्ट है तो हम चाहे किसी मर्जी कंट्री के साथ, किसी मर्जी ब्लॉक के साथ एंगेज कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी, अपने नेशनल इंटरेस्ट को एडवांस करने के लिए, है ना। हम किसी पर्टिकुलर कंट्री को, किसी पर्टिकुलर रीजन को खुश तो नहीं करने में बिलीव करते हैं, हमारी अपनी खुशी, हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इंक्रीजिंगली अलाइंड विद दैट ऑफ द वेस्ट, स्पेशली द US। तो देयर इज नो डिनाइल इन दैट shall we say the last 15 years we have seen India and USA growing their relations economically, strategically, defense ties की बात करें, India also has a strategic relationship with major powers like Russia in the multipolar world. Obviously we don't have a strategic relationship with China. Historically we have a lot of disputes with China, but because we have बट प्राइमरली यहाँ पे इस आर्टिकल में बात लिखी गई है कि बिकॉज वी हैव अ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद मेजर पावर्स लाइक रशिया, दैट इज द रीजन कि हम ब्रिक्स में एंगेज कर रहे हैं। नहीं, ब्रिक्स में एंगेज हम बहुत सालों से कर रहे हैं, तो रशिया के साथ तो हमारे बहुत पुराने संबंध है, बट येस डेफिनेटली थोड़ा चाइना को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र है, इस करके हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी फ्रेंडशिप का, यानी कि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप के बीच में कोई वैक्यूम क्रिएट हो और चाइना उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। बट उसके बावजूद भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे चाइना के साथ डिफरेंसेस हैं, डिस्पाइट द फैक्ट हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं अमेरिका के साथ, उसके बावजूद भी हम ब्रिक्स में एंगेज करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, डिस्पाइट द फैक्ट चाइना के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है, है ना। While the G7 contemplates more punitive sanctions like banning Russian gold and caps on oil prices, India has consistently said that look, we all want peace, we all are here to promote peace, to promote cooperation, right? रशिया भी हमारा बहुत पुराना फ्रेंड है, अमेरिका के कहने पे हम रशिया से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे, क्योंकि हम अपने आप को कहते हैं that we the land of Buddha, the land of Gandhi, the land of Ashoka, so we stand for peace। तो भी बातचीत करो, डायलॉग करो, नेगोशिएशन करो, उससे जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जरूर निकलेगा। तो इंडिया अभी भी इस बात को एडवोकेट कर रहा है कि भाई देखो, आपने सैंक्शंस लगानी रशिया के ऊपर, आप लगाइए, हम आपको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हमारी माने तो हमारे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका, अब यह थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीका कहने का, तो इस करके इंडिया कह रहा है कि अगर हमारी माने तो रशिया और यूक्रेन अगर आमने सामने बैठ के बातचीत करेंगे, कोई सोल्यूशन निकलता तो वो बहुत अच्छी बात है। और हमने ये बात बहुत क्लियर करी है दैट इस लड़ाई में कोई भी सिकंदर नहीं होगा, कोई भी जीतेगा नहीं। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की बात करें तो देखिए, जो पिछले साल जो G7 समिट यूके में हुआ था, कॉर्नवॉल समिट 2021 में हुआ था, तो मोदी जी ने G7 मीटिंग में उस टाइम पे भी जो कंट्रीज हैं उनको ये अर्ज किया था, द अनफुलफिल्ड प्रॉमिस ऑफ $100 बिलियन एनुअली टुवर्ड्स क्लाइमेट फाइनेंस। तो ये बात कोपेनहेगन समिट 2009 से चलते आ रही है, तो ये बात तभी मोदी जी ने रीटरेट करी थी। इस बार भी मोदी जी ने बात रीटरेट करी है कि भाई आप जो हमने नेट जीरो के हमारे टारगेट्स हैं, या जो हमने रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स मीट करने हैं, अब इसके लिए पैसा चाहिए। अब एकदम से हम अपनी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करिए, हमारे यहाँ पे देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है, नौजवान बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कोई नई टेक्नोलॉजी है, कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी है, वो कैसे अफोर्डेबल दामों में आ सकती है, कैसे उसको और अफोर्डेबल बना सकते हैं और एक्सेसिबल बना सकते हैं, तो आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमारे साथ करिए। ऑलरेडी हम मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान की भी ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की ज़रूरत है। तो प्रधानमंत्री जी ने बात रीटरेट करी इस फोरम पे। उसके अलावा फूड सिक्योरिटी की बात आती है। कहाँ एक ज़माना था 1950s में, 60s में, जब हमारे पास खाना नहीं था खाने के लिए, अनाज नहीं था और हम इम्पोर्ट करते थे, और आज हम कितने सारे देशों को अमिड्स दिस वॉर हैपनिंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो इजिप्ट है, चाहे वो सीरिया है, चाहे वो इराक है, तो कितने सारे देशों को हम फूड ग्रेन सप्लाई कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें भी वहां पे डिस्कस करी गई थी।
नाउ एंगेजमेंट विद द ब्रिक्स की बात आती है. नाउ इंडियाज कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट विद द ब्रिक्स ऑल्सो इलस्ट्रेट्स India's drive to be a part of discourse on strengthening global development cooperation. Right? We always talk about, often at times we talk about कि global governance जो है बहुत weak है. अक्सर हम बात करते हैं कि जो global governance है that has been hijacked by the vested interest of the western powers. Now, nevertheless, इंडिया के पास चलो G7 में हो गया, लेकिन यहाँ पे ब्रिक्स में इंडिया के पास वो मौका है कि कैसे इंडिया जो साउथ कोऑपरेशन है, जो डेवलपिंग वर्ल्ड की कोऑपरेशन है, उसको और बढ़ावा दे सकता है ताकि ग्लोबल गवर्नेंस को भी स्ट्रेंथन किया जा सके. ठीक है, प्रधानमंत्री ने ये कहा, देखिए दैट डिस्पाइट द फैक्ट, अब देखिए डिस्पाइट द फैक्ट बहुत सारे कॉलमिनिस्ट कहते हैं कि जी ब्रिक्स की रेलेवेंस नहीं रही है, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट बहुत सारे ऐसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ब्रिक्स में लिए गए हैं पिछले 6-7 सालों में, जो कि बहुत ज़रूरत है, जिसकी बहुत ज़रूरत है डेवलपिंग देशों को, साउथ अमेरिकन कंट्रीज को, ईस्ट एशियन कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्रीज को. सो फॉर एग्जांपल हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो एनडीबी ने अप्रूव किए हैं ओवर $30 बिलियन के प्रोजेक्ट्स फॉर मोर देन 80 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत सारे देशों में. ठीक है, अब ऑब्वियसली अब ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडिंग नहीं है एज कम्पेयर टू द IMF और द वर्ल्ड बैंक, बट नेवरदलेस ये जो इनिशिएटिव शुरू करा गया था, तो अगर हम एनडीबी की बात करें तो एनडीबी शुरू किया गया था 2015 में. तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एनडीबी के बारे में ले लेते हैं. तो द न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये जो बात करें, ये ब्रिक्स ग्रुप ऑफ नेशंस के द्वारा बनाया गया था 2015 में. ठीक है, नाउ टू बिगिन विद द बैंक विल स्टार्ट ऑपरेटिंग विद $50 बिलियन इन इनिशियल कैपिटल, विद द 5 ब्रिक्स कंट्रीब्यूटिंग $10 बिलियन ईच, और अकॉर्डिंग टू द बैंक द कैपिटल ऑफ द बैंक विल बी डिवाइडेड इक्वली टू $10 बिलियन इक्वली. और दोस्तों यहाँ पे जो अगर एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अगर समझने को, वो ये है कि बांग्लादेश और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं, दे बिकेम मेंबर्स ऑफ द एनडीबी इन सितंबर एंड अक्टूबर 2021 रिस्पेक्टिवली. जो हेडक्वार्टर्स है एनडीबी का, वो कहाँ पे है? शंघाई में, चाइना में है. थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इसके बारे. तो ये जो बैंक है, इस बैंक का पर्पस क्या है? टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द ब्रिक्स कंट्रीज एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज एज वेल. राइट, सो तो इस करके यहाँ पे बात करी गई थी ब्रिक्स फोरम में भी, जो कि वर्चुअल समिट करी गई थी, कि ऑलरेडी जो इनिशिएटिव्स, जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करे गए हैं, जो फंडिंग डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए दी गई है पहले, तो वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इस करके इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. तो ब्रिक्स का जो ब्लॉक है, प्रधानमंत्री जी ने बोला दैट डिस्पाइट द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, लेट्स मेंटेन द रेलेवेंस ऑफ ब्रिक्स इवन फर्दर. चलिए, सो दोस्तों आज का जो लास्ट आर्टिकल है वो है प्रिपेयरिंग फॉर 5G. तो ये अरुणा शर्मा जी ने लिखा है. तो दोस्तों पहले तो 5G के बारे में बात करते हैं. तो 14 जून को ना, वैसे 14 जून को एक एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस में ही आया था, वे फॉरवर्ड फॉर 5G का. तो तभी भी हमने 5G के बारे में बात करी थी. यहाँ पे देखते हैं कुछ क्या वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमको जो मिल रही है, कैसे हम अपने कंटेंट को और एनहांस कर सकते हैं इस आर्टिकल के जरिए. तो 5G क्या है? 5G यानी कि 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क. ठीक है, 5G इनेबल करता है. 5G की स्पीड्स की बात करें, 10 Gbps है, 20 Gbps है, बहुत हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पे ऑफर किया जाता है 5G में. बहुत सारे अब देखिए फोन्स आ रहे हैं, 5G इनेबल्ड फोन्स आ रहे हैं. हाँ, वो और बात है कि 4G भी ठीक तरह से नहीं चलता है, 4G भी आजकल 2G की तरह चलता है ना, वो और बात है. लेकिन नेवरदलेस 5G की ज़रूरत बहुत है ना. अब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, तो हमारे इतने सारे विशेष प्रोग्राम्स हैं जो कि डिजिटल कनेक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 5G इनेबल्ड इकोसिस्टम हमारे देश में हो. ठीक है, तो 5G enables a new kind of network that is designed to connect virtually everyone and everything together. देखिए, एक ज़माना था जब हम कहते थे रोटी कपड़ा मकान ना हो, तो वो कहते हैं कि गरीब होता है इंसान की, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है. पर आज के टाइम पे तो ब्रॉडबैंड की बात करें, है ना, इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट भी नहीं है तो भी इंसान गरीब है. इंटरनेट के बिना कहाँ काम चलता है? हम सबको इंटरनेट चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ के लिए. इंटरनेट हैज़ बिकम अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. राइट, चाहे पैंडेमिक था, चाहे पैंडेमिक नहीं है, इंटरनेट इज़ वेरी वेरी वाइटल. पैंडेमिक के चलते तो इंटरनेट के ऊपर हमारी और डिपेंडेंसी हो गई है ना. तो अगर हम 5G के वायरलेस फीचर्स की बात करें, तो एस्टिमेटेड जो है 10 Gbps की ब्रॉडबैंड स्पीड है विद द पीक ऑफ 20 Gbps. यूनाइट वायरलेस वायरलाइन एंड सैटेलाइट सर्विसेज अंडर कॉमन स्ट्रक्चर. तो इसके फीचर्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं जब आप PDF डाउनलोड करेंगे. ठीक है जी, अब मेन बात करते हैं 5G इन इंडिया. देखिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है दैट इज वेरी क्रिटिकल फॉर मेकिंग द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट वेरी इंक्लूसिव, है ना. इंक्लूसिविटी की यहाँ पे बात आती है, तो चाहे रूरल इंडिया है, चाहे अर्बन इंडिया है, सभी के पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, तो वो बहुत ज़रूरी है. अब हमारे यहाँ पे 117 करोड़ टेलीकॉम यूजर्स हैं एंड मोर देन 82 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं, है ना. चलो, बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप्स नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास घर पे ब्रॉडबैंड या हाई स्पीड वाईफाई नहीं होते हैं, लेकिन नेवरदलेस फ़ोन है ना, स्मार्टफोन है. स्मार्टफोन चाहे 5,000 का हो, चाहे वो 1 लाख का हो, वटेवर दैट माइट बी, लेकिन फ़ोन के जरिए लोग इंटरनेट से कनेक्टेड रह सकते हैं, है ना. तो बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे इंक्लूसिविटी की बात आ रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी पीछे ना रह जाए, है ना. इस करके जो रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द इंडिया है, ऑफ द कंट्री है, रूरल एरियाज़ की बात करें, तो कैसे वहाँ पर भी इंटरनेट पेनिट्रेशन को, ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है. 5G के चलते इसको और ग्रोथ मिलेगा और इम्पेटस मिलेगा.
ठीक है। अब 5G टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू मेक इनरूट्स इनटू द कंट्री वेरी सून। अब बहुत सारे जो टॉप स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने तो फोन निकालने भी शुरू कर दिए हैं। आई एम श्योर आप में से भी बहुतों के पास फोन होंगे जो कि 5G कंपैटिबल हैं। वो और बात है कि भी 5G नहीं आया, ठीक है। द नेटवर्क, अब इसमें जो नेटवर्किंग इक्विपमेंट है विच रिलाइज कंप्लीटली ऑन द ऑप्टिकल फाइबर एंड द अदर सेमीकंडक्टर बेस्ड जो इकोसिस्टम है वो बहुत जरूरी है। दिस लाइज एट द हार्ट ऑफ बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको इंपेटस देना, इसको बूस्ट करना बहुत जरूरी है। the particular ecosystem required for the growth and the penetration of the 5G network। ठीक है जी। ऑप्टिकल फाइबर जो है दिस इज द बैकबोन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंडिया की स्कीम हम 2014 से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हम अगर बात करें ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की कि कैसे रूरल, अगर हम भारत नेट प्रोजेक्ट की बात करें कि रूरल इंडिया में, रूरल एरियाज में, विलेजेस में ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन को बढ़ाना है, उस सब के लिए ऑप्टिकल फाइबर जो है दैट इज द बैकबोन ऑफ द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बहुत जरूरी है कि इस तरह का जो इकोसिस्टम है हमारी कंट्री में अच्छी तरह से डेवलप हो सके। इनफैक्ट अगर हम ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत बूस्ट देखने को मिला है पिछले 7-8 सालों में इन ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग इज वेल। अब यहाँ पे बात करते हैं भारत नेट फेज 3 की। तो उसके 3 फेजेस हैं, ठीक है। तो भारत नेट फेज 3 जो ये 3rd फेज है भारत नेट प्रोजेक्ट का, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट। इसका क्या एम है? एम इज टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल 2.5 लाख ग्राम पंचायत अक्रॉस द कंट्री, ठीक है जी। सक्सेस ऑफ दिस विल हिंज ऑन द डिप्लॉयमेंट ऑफ हाई क्वालिटी फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर्स की यहाँ पे बात आ रही है। तो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है दोस्तों। सो ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पे बात करते हैं। तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं दे हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अक्रॉस द वैल्यू चेन ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो अगर हम पिछले कुछ 8-10 सालों की बात करें, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने 5,000 करोड़ से भी ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करा है। इसके चलते क्या हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिली है अराउंड 4 लाख लोगों को। अब इंडिया ने एक्सपोर्ट करा है ऑप्टिकल फाइबर वर्थ $138 million to over 132 countries in the pandemic time between April 2020 and November 2021। अब दोस्तों ये आंकड़े अगर आपको याद रहेंगे ना, अगर आपको इस पर्टिकुलर थीम से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ये बातें वहां पे डायरेक्टली कोट कर सकते हैं, तो आपका आंसर थोड़ा अच्छा लगता है ना। थोड़ा अब इस तरह के स्मार्ट पॉइंट्स, इस तरह के फैक्चुअल पॉइंट्स अगर आपको याद है और अगर आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर में तो आपका आंसर और वैल्यूएबल बनता है ना। हमने ज्यादा मार्क्स लेने हैं। मीन्स इज ऑल अबाउट गेटिंग मोर मार्क्स देन द एवरेज कैंडिडेट्स। एवरेज 3-4 बातें तो हर कोई लिख के आएगा, लेकिन आप ऐसी क्या बातें अपने आंसर में लिख रहे हैं जो कि आपके आंसर को ज्यादा प्रेजेंटेबल बना रहे हैं, वो बातें बहुत जरूरी है यहाँ पे समझनी। और हमारी जो एनुअल ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है? 100 मिलियन फाइबर किलोमीटर्स, FKM कहते हैं इसको। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। अब जो ऑप्टिकल फाइबर केबल कंजम्पशन है ये प्रेडिक्ट करा गया दैट दिस विल इंक्रीज टू 33 मिलियन फाइबर किलोमीटर्स बाय 2026 फ्रॉम 17 मिलियन फाइबर किलोमीटर्स इन 2021। लेकिन हमारी ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री को चैलेंजेस कहां से आते हैं? फ्रॉम द अनफेयर कंपटीशन फ्रॉम द चीप इंपोर्ट्स, ठीक है। जो डंपिंग की बात करें फ्रॉम चाइना, इंडोनेशिया एंड साउथ कोरिया, प्राइमरली फ्रॉम चाइना, ठीक है। अब ये क्या करते हैं देश? अब ये देश जो है अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में डंप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से एक प्रोडक्ट है XYZ। अब चाइना में, एग्जाम्पल ले रहा हूं, चाइना में वो चीज 10 रुपए की, चलो चाइना की जो करेंसी है वट एवर मैं एग्जाम्पल यहां पे रहा हूं कि 10 रुपए में बेची जाती है, लेकिन चाइना इंडिया में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने प्राइस में डंप करेगा? 5 रुपए में, ठीक है। अब इंडिया में अगर वो 5 रुपए में डंप हो रहा है और इंडिया के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है वो सेम चीज 8 रुपए में बना रहे हैं, तो फिर फायदा तो 5 रुपए की चीज लेने में है। तो ये डंपिंग की यहाँ पे बात बिल्कुल आपको एक लेमैन टर्म में मैंने समझाई है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको एंटी डंपिंग ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए, इंपोज करना चाहिए। दैट इज वन वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम दीज चीप इंपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम चाइना, इंडोनेशिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है डंपिंग की वो यहाँ पे मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। तो व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड? तो हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा R&D में, ठीक है। वी हैव टू ऑफर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स टू सपोर्ट दिस इंडिजिनस हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इन द ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आज बना जाएगा, जो आज क्रिएट किया जाएगा, दिस कुड सर्व एज अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर आवर ग्रोथ, फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर आवर इंक्लूसिव ग्रोथ इन द नेक्स्ट 2 डेकेड्स। और बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं इंडिया को एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, है ना। यहाँ पे सप्लाई चेन फैसिलिटीज की बात हो रही है, सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात हो रही है, बात हो रही है कि कैसे सारी की सारी असेंबली लाइंस इंडिया में आ सकती हैं, इंडिया में कैसे और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे अगर फैक्ट्री सारी की सारी चाइना में है तो आज वो कैसे इंडिया में आ सकती है। तो इस सब के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। और 5G का जो ग्रोथ है हमारे आत्मनिर्भरता का जो इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है, उसके साथ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो इट इज वेरी एसेंशियल टू अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ इंडियाज ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री।
चलिए दोस्तों, ये थे हमारे 3 एडिटोरियल्स आज के। बाकी दोस्तों जाने से पहले इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको मैं बताते रहता हूं कि हमारे करंट अफेयर्स का कोर्स है, तो यदि आप अगले साल अपना अटेम्प्ट देंगे और आपको चिंता है अपने करंट अफेयर्स को लेकर, यदि आप देखिए दोस्तों आप करंट अफेयर्स में आपको लगता है कि मैं अखबार नहीं पढ़ पाता हूं, वैसे तो मेरा ये मानना है कि हर एक बच्चे को अखबार पढ़ना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, वट एवर इट माइट बी। एक अखबार पढ़ने में कोई बुरी बात नहीं है, घंटा सवा घंटा लगता है, इवेंचुअली आपकी स्पीड और कम हो जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद भी बच्चे क्या करते हैं, महीने के एंड में जाके कोई ना कोई मैगजीन डाउनलोड कर लेते हैं। चलो करिए, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, आप मैगजीन जहाँ मर्जी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि जी हमारे करंट अफेयर्स कवर नहीं हो रहे हैं, मैगजीन्स को पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है, तो देखिए घबराइए मत। हमारा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स का कोर्स है जो कि प्री और मेंस दोनों को केटर करता है। डेली वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेंगे 6 डेज अ वीक। तो मंडे को आपके साथ ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स शेयर किए जाएंगे, ट्यूसडे को हिस्ट्री के करंट अफेयर्स शेयर किए जाएंगे, वेडनेसडे को आपके साथ पॉलिटी के करंट अफेयर्स शेयर किए जाएंगे, थर्सडे को इकोनॉमिक्स के, फ्राइडे को एनवायरमेंट के और सैटरडे को साइंस एंड टेक एंड IR के। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्री प्लस मेंस एनालिसिस यहाँ पे रहेगा। आपके साथ यहाँ पे रेलेवेंट PYQ डिस्कशन भी होगा दोस्तों, यानी कि कोई ऐसा क्वेश्चन है उस करंट अफेयर के टॉपिक में से जो UPSC के प्री में या मेंस में आया है, तो उसकी डिस्कशन भी की जाएगी। तो आप देख लेना, अगर आपको कोर्स चाहिए है तो हमारे इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे साल मेंस लिख रहे हैं, जिनका प्री निकल गया है, क्लियर हो गया है, तो जनरल स्टडीज मेंस 2022 का एक स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप है, जिसमें इन सब फीचर्स के अलावा यहाँ पे आपको मेंटरशिप दी जाएगी बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि जो ऑलरेडी सर्विंग IAS IPS IRS ऑफिसर्स हैं। तो दोस्तों अब इन सभी कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बाकी दोस्तों जाने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड विद फिजिकल एंड ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिटिकल टू इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। कमेंट करिए इसको 250 शब्दों में। तो दोस्तों ये थे आज के एडिटोरियल्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, दैट विल मेक मी वेरी हैप्पी। और दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए आए हैं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल में आज आप नए मेंबर की तरह आए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपकी मिस ना हो सके। बाकी मिलेंगे कल, आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।